कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनट में। तो डाउटनट में भौतिक विज्ञान में हम मात्रक और मापन पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 2। आज की कहानी क्या है उससे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने पहले भौतिक राशियों के बारे में जाना था पिछली क्लास में, फिर उसी क्लास में हमने मात्रक के बारे में जाना, मात्रक का वर्गीकरण क्या होता है, मात्रक की पद्धति क्या होती है, ये सब कुछ देखा हमने। आज भी मात्रक पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक दो चर्चा जो बची वो करके करेंगे हम। फिर उसके बाद में वो करके हम आगे बढ़ेंगे, हम बातें करेंगे विमाओं की। तो विमाएं क्या होती है, फिर विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या होते हैं, हमें यह समझना होगा विमीय विश्लेषण होता क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या है ना। काफी सारे अनुप्रयोग है, कुछ आज डिस्कस करेंगे, फिर कुछ आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर आने वाली क्लास में हम सार्थक अंक पर चर्चा करेंगे बेटा, त्रुटियां देखेंगे, त्रुटियों की गणना कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, और उसके बाद में हम अल्पतमांक समझेंगे क्या होता है। अल्पतमांक किसके लिए होता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह ये सब बातें हम करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। आज की क्लास में हम विमीय सूत्र पढ़ेंगे है ना, और भौतिक राशियों के लिए विमाएं देखेंगे, अलग अलग भौतिक राशियों की विमा कैसे लिखते हैं हम, और फिर हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग देखने वाले हैं। चलिए बेटा, तो हम क्लास शुरू करते हैं। हमने अभी तक मात्रक के बारे में जाना था। मात्रक क्या होते हैं बेटा? मात्रक वास्तव में अगर हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि को हमें प्रदर्शित करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। मतलब कितनी ज्यादा है, कितनी कम है ना, यह सब प्रदर्शित करने के लिए मात्रक की जरूरत पड़ती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मात्रक होते हैं सर मात्रक में हमने अलग अलग पद्धति पढ़ी थी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति जो थी वो एसआई थी। तो मात्रक हम हमेशा एसआई यूनिट में ही चिन्हित करते हैं। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी एक भौतिक राशि होती है तो भौतिक राशि में दो बातें होती है, एक तो उसका मात्रक होता है और एक भौतिक राशि में दो बातें होती है, एक उसका मात्रक होता है और एक संख्या या परिमाण लिखते हैं हम, परिमाण या यहां पर संख्या लिखी जाएगी, और दूसरा होता है उसका मात्रक। क्लियर बेटा? तो इन्हीं दोनों को मिलाकर ये भौतिक राशि बनती है। और हमने यह भी समझा था कि सर अगर एक मात्रक है तो उस मात्रक में जो पद्धति होती है उसमें जो सबसे ज्यादा हमें बात पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि हमें इसे एसआई से या एमकेएस बात बराबरी है से हमें सीजीएस पद्धति में बदलना है ना। तो इसमें हमने एक दो उदाहरण भी देखे थे पिछली क्लास में, आज भी हम इस पे ही चर्चा करते हैं। और या कन्वर्जन फैक्टर, जैसे अगर मुझे सीजीएस से एमकेएस या एमकेएस से सीजीएस में आना है तो मैं कैसे आ सकता हूं। तो आने के लिए क्या होता है बेटा, हमें कुछ ना कुछ एक रूपांतरण गुणांक से गुणा करना पड़ता है ना। उसका गुणा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये एक गुणज है सेंटीमीटर का। अब मुझे अगर इससे मीटर में जाना है तो मैं क्या करूं, या मेरे पास 1 मीटर है, इससे मुझे सेंटीमीटर में जाना है, ये 1 सेंटीमीटर है, इससे मुझे मिलीमीटर में जाना है। तो यहाँ पर हमको पता है ये छोटी छोटी सी बात है सर कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर मुझे 1 किलो दिया गया तो ये सर 1000 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर? ऐसे छोटे छोटे हमें बातें समझ में आती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मान के चलो एसआई या सीजीएस यूनिट ना हो, उसके अलावा भी प्रायोगिक मात्रक हो या प्रायोगिक यूनिट हो, तो उसमें भी हम समझ सकते हैं कि हम एक पद्धति से या एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे जा सकते हैं। तो वहां पर रूपांतरण गुणांक हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास है 1 मिनट, तो 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, तो 1 मिनट सर 60 सेकंड के बराबर होगा। इसी प्रकार से मेरे पास लिखा हुआ है 1 घंटा, तो 1 घंटा किसके बराबर होता है सर, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। या हम चाहे तो इसे 60, अच्छा मिनट की जगह क्या लिख सकते हैं, मिनट की जगह लिख सकते हैं 60 सेकंड, या ये हो जाएगा 3600 सेकंड बराबर होता है 1 घंटा। क्लियर है बेटा? तो ये छोटी मोटी बातें हम समझ सकते हैं। चलो ये तो अपन को आता है सर। अब हम और क्या कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं। देखो हम ऐसा कुछ सीख रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें कितने मीटर होंगे, तो
उसमें सर 1/100 मीटर होंगे। अच्छा, 1 ग्राम है तो उसमें कितने किलोग्राम होंगे? तो सर उसमें होंगे 1/1000 किलो। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी छोटी मोटी मगर गुरु की बातें समझना चाह रहे, जिससे आने वाले समय में ना एक ट्रिक सीखना चाह रहे, जिससे आने वाले समय में जब भी आप चीजों में रूपांतरण करें, मतलब कि उनको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में ले जाए, तो हम ज्यादा आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम एक नियम सीख रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। ये आप चाहो तो SP स्टार मेथड लिख सकते हो, है ना। ये एक नियम है। इस नियम में ये एक नियम कहता है कि अगर आपने एक भौतिक राशि चिन्हित करी या प्रदर्शित करी, तो भौतिक राशि में 2 चीजें होती है। एक परिमाण होता है जो हम देख चुके हैं पहले ही, और उसका गुणज होता है मात्रक के साथ में। उसका गुणज किसके साथ होता है बेटा? मात्रक के साथ में। तो परिमाण को कल ही मैंने n से चिन्हित करा था और मात्रक को u से चिन्हित करा था। तो यह नियम कहता है कि सर यह कहता है कि n गुणा u, है ना, n और u का गुणजफल नियत होता है। n गुणा u मतलब हम लिख सकते हैं n u का गुणा नियत होता है, गुणांकफल नियत होता है। देखो, मान के चलो, पहले इसको थोड़ा सा फील दिलवाता हूं। मान के चलो मेरे पास इतनी कुछ लंबाई है ना। तो ये लंबाई पहले मैंने सेंटीमीटर में चिन्हित करी, फिर मीटर में चिन्हित करी। तो एक बात बताओ, क्या ये लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग आएगी? हाँ सर, उसमें कोई नंबर अलग अलग आएगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे ये पेन है, तो ये पेन को मैं सेंटीमीटर में लंबाई नाप के दूं, मीटर में लंबाई नाप के दूं, mm में लंबाई नाप के दूं, क्या ये पेन की लंबाई बदलेगी कभी भी? नहीं सर, ये पेन तो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दूसरा एक रिमोट है, ये बहुत भारी है भैया, बहुत भारी है। तो ये मैं किलो में नापूं, ग्राम में नापूं, मिलीग्राम में मापूं, किसी में भी मापूं, ये उतना ही भारी रहेगा, इसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। मतलब कि मात्रक और परिमाण में अगर ये दोनों मिलकर एक भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं, तो कभी भी कोई एक भौतिक राशि अगर मात्रक परिवर्तन कर रहे हो तो भौतिक राशि नहीं परिवर्तित होती है ना। जैसे मतलब भौतिक राशि का माप परिवर्तित नहीं होता है ना। जैसे जो जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रहेगी, बस ये आप मॉनिटर में लिख रहे हो तो उसके लिए गुणजफल अलग लेना पड़ेगा। गुणजफल मतलब कि गुणांकफल मतलब कि क्या होता है, ये परिमाण अलग लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर के लिए अलग लेना पड़ेगा, मीटर के लिए अलग लेना पड़ेगा, लेकिन वो है तो उतनी ही लंबी हमेशा। मतलब n इंटू यू का गुणांकफल या n इंटू यू जो है वो नियत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मात्रक बड़ा किया, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अगर आपने मात्रक बड़ा किया, u बड़ा किया तो n छोटा हो जाएगा, और अगर आपने u छोटा किया तो n बढ़ जाएगा। देखो, इस बात की गवाही ये सब कोई दे रहे हैं। अगर मान के चलो मेरे को लेकर आना है सेंटीमीटर से मीटर में, तो सॉरी सेंटीमीटर से mm में लेकर आया पहले, तो मैंने क्या किया, यहां पर मात्रक छोटा किया, u को छोटा कर दिया, तो यहां पर था 1, यहां पर क्या था 1, अब हो गया है 10। पहले था 1, अब हो गया है 10। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब साफ है सर इसका कि यहां से 1 से 10 बना, मतलब कि यहां पे जो गुणांक अंक था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यूनिट छोटी हुई, यूनिट छोटी होगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा। देख यहां पर जैसे ये मीटर से सेंटीमीटर में जाना, यूनिट छोटी करी, नंबर बड़ा हो गया। किलोग्राम से ग्राम में जाना, यूनिट छोटी करी, नंबर बड़ा हो गया। लेकिन यहां पर देखो भाई, 1 सेंटीमीटर से अगर मैं मीटर में जा रहा हूं तो ये 1/100 या 0.01 लिख सकता हूं। मैंने यहां सेंटीमीटर से मीटर जाने में यूनिट या मात्रक को बढ़ा दिया, तो ये नंबर या यह परिमाण जो है वो छोटा हो गया, परिमाण छोटा हो गया,
आई बात समझ में? तो हम इस तरीके से बहुत खूब तरीके से समझ सकते हैं, बहुत बखूबी इस बात का एहसास कर सकते हैं कि सर अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मीटर, देखो ये क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे, किलोग्राम से ग्राम में जा रहे, ओहो 1000 से गुणा करूं या 1000 से भाग दे दूं, है ना, या इसमें 10 की घात -2 का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो 10 की घात -2 का गुणा करूं या 10 की घात 2 का गुणा करूं, तो बेटा अगर तू यहां पर मात्रक बड़ा करेगा तो नंबर को छोटा करना पड़ेगा, याद रखना, है ना। हम इसे लिख सकते हैं n इंटू यू, n1 u1 बराबर n2 u2, है ना, दोनों में गुणनफल बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में, है ना, कि अगर इसको बड़ा किया, ये n1 है, ये n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये u2 है, मतलब n1 अगर या u1 अगर छोटा हुआ तो n2 को बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर है बात, है ना। जब भी u इंटू v नियत होता है बेटा तो हम इसको लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2, ताकि इसका उपयोग कर हम चीजों को हल कर पाए। क्या ये बात बहुत बढ़िया तरीके से चमकती है बेटा आप सभी को? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात थी। इसी में मैं आपको 1-2 और सवाल करवा देता हूं और फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सी कहानी बताऊंगा। देखो बेटा, आसान से कुछ बातें कर लेते हैं कि SI पद्धति में क्षेत्रफल, घनत्व और संवेग की इकाई ज्ञात करो। इकाई ज्ञात करो मतलब मात्रक ज्ञात करो। काफी आसान सी बात, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल जो होगा वो होगा सर लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा लंबाई। तो ये इसका जो मात्रक होगा वो कैसे निकालेंगे? इसमें सर हम लिख सकते हैं L इंटू एल, और लंबाई का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, इसको लिखेंगे हम मीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार से घनत्व को क्या लिखेंगे? घनत्व के लिए क्या लिखेंगे बेटा? घनत्व के लिए लिखेंगे सर, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन करेंगे बेटा, तो आयतन क्या होता है? द्रव्यमान, बेटा द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आयतन जो होगा वो लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई होगा, या लंबाई, देखो आयतन क्या होता है, ये सब कुछ एक समान बनना चाहिए ना, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा गहराई अगर मैं कर रहा हूं तो वो तीनों है तो लंबाई ही वास्तव में। त्रिज्या हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ये सब क्या है? ये सब अगर मैं देखूं तो मेरे लिए तो लंबाई ही है, एक तरीके से दूरी ही तो माप रहा हूं मैं, है ना। तो इनमें अगर मैं ये देखूं कि कौन सी भौतिक राशि है तो ये लंबाई ही भौतिक राशि होगी, इनका सबका मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर होगा। तो यहां पर हम चाहे तो इसे देखो इसको केजी प्रति मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या केजी मीटर की घात -3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से संवेग, संवेग के लिए क्या लिख पाएंगे? देखो बेटा फटाफट, संवेग क्या होता है सर? संवेग होता है वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन। की दर मतलब बटे में समय, तो वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन को डेल्टा v बटे में t, या क्या संवेग, संवेग को स्मॉल p से चिन्हित करते हैं। हम किससे चिन्हित करते हैं? स्मॉल p से चिन्हित करते हैं। तो यहां पर हम p को लिख सकते हैं बेटा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा बेटा? याद रखना ये बात कि अगर मैं वेग के मात्रक की बात कर रहा हूं तो वो भी वही होगा, है ना, वेग में परिवर्तन की मात्रक की बात कर रहा हूं तो भी वही होगा। मान के चल तेरे पास 1 मीटर की स्केल थी, मैंने आधा मीटर तोड़ दी तो कितने मीटर की स्केल बची? आधा ही मीटर बची ना। कैसे निकाला? 1 में से आधा माइनस किया तो आधा बचाया, तो आधा क्या बचा? मीटर ही तो बचा। तुम्हारे पास 1 किलो लड्डू थे, मैंने आधा किलो खा लिए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? सर कुछ भी नहीं बचे, आधा किलो तुमने खा लिया, आधा किलो मैंने खा लिया। अरे नहीं मूर्ख बालक, तुमने नहीं खाया, मैंने ही खाया केवल। अब बताओ कितने लड्डू बचे? तो सर आधा ही किलो बचे। ठीक है, तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन का जो मात्रक होगा वो भी मीटर प्रति सेकंड ही होगा, कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है ना। तो यहाँ पर अच्छा एक सेकंड
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहां पर हमने इसे, यहां पर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। हमें संवेग पूछा था बेटा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। एक्चुअल में हमने इसे त्वरण निकाल दिया, चलो इसे भी कर ही देते हैं, ये त्वरण निकाल दिया, ठीक है। हमसे तो संवेग पूछा था, तो ये तो त्वरण के मात्रक आ जाएंगे, ये त्वरण आ चुका है, तो ये त्वरण का आ गया, त्वरण पूछा नहीं फिर भी हमने निकाल दिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। संवेग में यहाँ पे कर देता हूँ, संवेग जो होगा 35 को जोड़ो तो पड़ेगा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन। अगर मेरे को दिक्कत हो तो तुम जैसे जितना खाओ एक आधी किलो, बाकी बात जितना वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन अभी हमने देख लिया, मैं आपको बेसिकली परिवर्तन के बारे में समझा रहा था, तो उसमें भावनाओं में बहकर मैंने त्वरण निकाल दिया। संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी, और वेग में परिवर्तन होगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड ही, या इसे हम केजी मीटर प्रति सेकंड को सेकंड की घात -1 भी लिख सकते हैं। ऐसे कभी कभार हम भी फिसल जाते हैं, देखो है ना। तो वहां पे त्वरण वास्तव वेग में परिवर्तन होता है, संवेग तो द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन होता है ना। यहाँ पर एक और पार्ट जोड़ लेते हैं, प्लस त्वरण का भी निकाल कर बताना है अब आपको, सवाल में दिया था या समान लो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो बस छोटी मोटी बात है कि हमने मात्रक निकालना सीखा। अब इसी में बेटा एक और इम्पोर्टेंट सी बात होती है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टेबल देना चाह रहा हूं, और इस टेबल में से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखने के लिए देना चाह रहा हूं बेटा, कि यहां पर हम 10 की घात जब करते हैं, है ना, जैसे हमें बहुत बार ये काम आएगी चीजें, हमको बोलेगा कि मेगा, है ना, किसी के आगे मेगा लगा देगा, किलो लगा देगा, हेक्टो लगा देगा, गीगा लगा देगा। जैसे ऊर्जा की बात करिए, तो हमको बोला कि यहाँ पे 100 किलो जूल ऊर्जा है, या 100 मेगावाट, है ना, 100 मेगावाट की शक्ति है। तो ये सब क्या होता है ना, तो इसमें बेटा, इसमें जो 10 की घात गुणा करनी होती है वो थोड़ा सा याद रखना है। अगर यहाँ पर कहीं पर पूर्व लगन मतलब कि किसी मात्रक के पहले आपने कुछ और जोड़ दिया, जैसे अभी ग्राम के पहले किलो जोड़ रहे थे हम, तो हो गया था किलोग्राम, मीटर के पहले किलो जोड़ दो तो हो गया किलोमीटर, है ना। तो इसमें बेटा हमें ध्यान रखना है कि जब भी किलो आए तो 10 की घात 3 से गुणा करना होता है, हेक्टो मतलब 10 की घात 2, मेगा मतलब 10 की घात 6, गीगा मतलब 10 की घात 9, टेरा मतलब 10 की घात 12, ठीक है। तो ये इसमें से ये जो 3 है, ये 3 या 4 है, वैसे वास्तविकता में तो ये 3 जो 10 की घात 3, 6 और 9, ये हमें काफी बार उपयोग होंगे यार, है ना। हम पूरे फिजिक्स में इनका काफी बार उपयोग करने वाले हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री वगैरह में आपको कहीं ना कहीं ये पेंटा वगैरह और टेरा नामक चीज सुनने को मिल सकती है। तो पेंटा मतलब 10 की घात 15, टेरा मतलब 10 की घात 12, है ना, जैसे मैंने बोल दिया टेराबाइट तो 10 की घात 12, और इसी प्रकार से एक्सा, तो एक्सा मतलब 10 की घात 18 होता है। और इनको हम इनसे चिन्हित करते, जैसे किलो को हमको पता है सर के से चिन्हित करते, मेगा को एम से करेंगे, गीगा को जी से करेंगे। इसी प्रकार से ये जो पूर्व लगन थे ये 10 की घात में पॉजिटिव थे, मतलब ये आपके मात्रक को बड़ा बना देंगे। वैसे ही बेटा हमारे पास कुछ ऐसे भी है जो हमारे मात्रक को छोटा बना देंगे, कुछ पूर्व लगन, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो, ऑटो, है ना। तो ये अगर किसी के आगे लगे, जैसे मीटर के आगे सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2, है ना। जैसे हमें पता है कि सर अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है तो 10 की घात -2 मीटर होता है, क्यों, क्योंकि सेंटी की जगह क्या लिखना है, 10 की घात -2 लिखना है ना। और ये यहाँ पर अगर अभी पीछे वाला नियम देखो तो मात्रक बड़ा हो रहा है तो नंबर को छोटा करना पड़ रहा है, ये वाली बात भी जस्टिफाइड है यहाँ पर। तो यहाँ पे सेंटी मतलब 10 की घात -2, मिली मतलब 10 की घात -3, माइक्रो मतलब 10 की घात -6, नैनो मतलब 10 की घात -9, पीको मतलब 10 की घात -12, है ना, और फेंटो मतलब 10 की घात -15,
क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से है जो हमें काफी बार काम आएंगे। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जैसे सेंटी और मिली तो हमें समझता ही है। माइक्रो, नैनो, ये हमको काफी बार यूज होंगे, ये काफी बार इनके बारे में बताया जाएगा ना। जैसे केमिस्ट्री वगैरह में भी आप देखते हो नैनोमीटर में दूरियां होती है, नैनोमीटर में वेवलेंथ होती है ना, वो सब फिजिक्स में भी आगे काम आएगा। क्लियर है बेटा? इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि माइक्रो को म्यू से ना, ध्यान से देखना, ये म्यू से चिन्हित करते हैं, नैनो को स्मॉल एन से, है ना। तो जैसे नैनोमीटर बोल दिया है ना, तो 1 नैनोमीटर बोल दिया तो 1 nm बोलेंगे। 1 nm मतलब 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर के बराबर हो गया 1 नैनोमीटर। क्लियर है कहानी, है ना। 1 नैनोग्राम, ऐसा मत कर लेना 1 किलो नैनोग्राम, ऐसा नहीं, किलो ऑलरेडी एक पूर्व लगन है, नैनो भी पूर्व, उसके ऊपर थोड़ी लगाओगे, ग्राम के ऊपर आप नैनो लगा सकते हो ना। तो 1 नैनोग्राम मतलब 10⁻⁹ ग्राम के बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या बता रहे थे आप? इसके अलावा बेटा लंबाई को लेकर 1-2 और इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आगे, अभी तो पहले केमिस्ट्री में सारी बातें सुनोगे, फिजिक्स में भी काफी आगे जाकर जब हम वेवलेंथ वगैरह की चर्चा करना शुरू करेंगे तो ये मैकेनिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज की, है ना। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर 10⁻−10 मीटर हो जाए, है ना, मतलब कि क्या हो जाए, 10⁻−10 मीटर हो जाए, ठीक है, तो ये जो होता है वो एक एमस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एमस्ट्रॉन्ग। और ये कैसे चिन्हित करेंगे? ए के ऊपर एक छोटा सा गोला बना देंगे, ए के ऊपर क्या बना देंगे? छोटा सा गोला बना देंगे, तो एमस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार से ये जो हमने फेंटो लिखा है ना, तो इसे आप अभी जैसे केमिस्ट्री में अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें एक पाओगे 10⁻−15 मीटर, उसे हम फर्मी मीटर भी कहते हैं, फर्मी मीटर। तो ये कुछ 1-2 और इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको लग सकती है ना, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो ये बहुत सारी मात्रक को लेकर हमने बातें कर ली, है ना। अब इसके अलावा 2 सवाल अभी दे रहा हूं, बहुत छोटे छोटे से मात्रक पर बेस, फिर हम विमाओं की चर्चा करना शुरू करते हैं। तो जल्दी से इन दोनों के जवाब बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? बहुत छोटे छोटे से तुच्छ सवाल, जल्दी से जवाब बताओ इनका। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, है ना। ये हमने देखा था कल, किसका मात्रक होता है? दूरी का। लाइट ईयर बोला था हमने इसे, लाइट ईयर बोला था, है ना। मतलब कि ये क्या है कि प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की दूरी को हमने प्रकाश वर्ष कहा था, और ये क्या? दूरी का मात्रक है। इसी प्रकार से वहां दिखता है वर्ष, है ना, वर्ष दिखता है, मतलब वर्ष दिखता है, ऐसा नहीं कि वो समय का मात्रक हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। हाँ भैया, आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर? 10⁻9 मिलीमीटर, 10⁻−7 सेंटीमीटर, 10⁻−4 सेंटीमीटर, 10⁻−9 सेंटीमीटर। छोटा सा प्यारा सा सवाल, जल्दी से जवाब बताओ। चलो भैया, टाइम अप। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो सर 1 नैनोमीटर जो होता है, अब मैं क्या कर रहा हूं? मात्रक बड़ा कर रहा हूं, मतलब नंबर को छोटा करना पड़ेगा, तो 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है। लेकिन सर 3 ऑप्शन में सेंटीमीटर है, 1 ऑप्शन में मिलीमीटर है, तो क्या करें? अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर है 10⁻−2 मीटर के बराबर है, -2 मीटर के बराबर है। अब आपको नैनोमीटर और सेंटीमीटर में सीधे संबंध स्थापित करना है, तो या तो आप अगर थोड़े चतुर हो तो इसको ऐसा लिख लो, 10 की घात, है ना, बताऊंगा दूसरे तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ध्यान से देखो, मैंने वही लिखा है, 10 की घात -9 था, तो उसमें ये दोनों गुणा में मतलब की घात जुड़ेगी तो -7 -2
-9 बनाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं कि 10 की घात -2 मीटर जो होगा बेटा वह क्या है, वह वास्तव में सर सेंटीमीटर है। 10 की घात -2 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 नैनोमीटर 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। या मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, ये 1 नैनोमीटर को भाग दे दो 1 सेंटीमीटर से, तो ये 10 की घात -2 बटे में 10 की घात -2 मीटर बटा मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा बेटा। और यहां से हम देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम सर देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10 की घात -9। ये देख बेटा डिवाइड में है, मतलब कि ये घात घटेगी, तो -2 और ये बटे में 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर जो हो जाएगा बेटा वो 10 की घात -7 और सेंटीमीटर को गुणा कर दो। चाहे जैसे सॉल्व करना हो, चाहो सॉल्व कर लो, आंसर 10 की घात -7 ही आएगा हमेशा। क्लियर है? तो ऐसे हम कहानी बना सकते हैं। चलो भैया, तो अब हमने मात्रक को लेके काफी सारा डिस्कशन कर लिया, मात्रक को लेकर सारी बातें कर ली। अब हम बातें करने जा रहे हैं विमाओं को लेकर। ठीक है, अब हमें यह समझना होगा विमाएं होती क्या है और ये विमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि विमाओं की जरूरत क्यों है और विमाएं होती क्या है। तो बेटा किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगने वाली घातें होती है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक भौतिक राशि है ना, कोई भी एक भौतिक राशि है, कोई भी एक भौतिक राशि कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे वेग, त्वरण, संवेग है ना, ऐसी कोई भी अगर भौतिक राशि है मेरे पास, तो ये भौतिक राशि जो मूलभूत राशि है उस पर कैसे निर्भर कर रही है। तो सर कैसे निर्भर कर रही है, मुझे तो फॉर्मूला पता है। हाँ तुझे फॉर्मूला पता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल त्वरण को सोच, तो त्वरण वेग पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है, और वेग जो है वो खुद दूरी और लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो ये जो त्वरण है, त्वरण जो है वो डायरेक्ट हर रूप से मूलभूत राशि पर निर्भर नहीं है, वो वेग पर निर्भर है, वेग मूलभूत राशि पर निर्भर है। तो अब मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं कि जो त्वरण है वो वास्तव में डायरेक्ट कैसे मूलभूत राशियों पर निर्भर करता है। ऐसे बल, तो बल की बात करूं मैं, तो बल क्या होगा भैया, बल जो होगा, बल क्या होगा, बल क्या होगा, बल होता है सर संवेग में परिवर्तन की दर, या हम लिख सकते हैं इसे, अभी आगे चलकर समझेंगे अंदर में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए मैं लिख देता हूं ये त्वरण गुणा द्रव्यमान होता है। तो बल द्रव्यमान पर तो सीधे निर्भर है, लेकिन ये त्वरण किस पर निर्भर होता है, त्वरण होता है सर वेग में परिवर्तन बटा समय। अब जो वेग है वो खुद क्या होगा, वो दूरी या विस्थापन, यहाँ पे वैसे विस्थापन लिखना चाहिए, विस्थापन बटा समय पर निर्भर है। अब समय तो भौतिक राशि मूलभूत राशि है, लेकिन विस्थापन क्या वास्तव में, विस्थापन लंबाई है। तो इतनी लंबी कहानी है सर कि बल द्रव्यमान पर निर्भर है, लेकिन बल त्वरण पर भी, त्वरण वेग पर है, वेग विस्थापन लंबाई। तो बल जो है वो डायरेक्ट लंबाई, डायरेक्ट द्रव्यमान और डायरेक्ट समय पर कैसे निर्भर कर रहा है ये समझना चाहता हूं। मतलब डायरेक्टली वो कैसी सारी मूलभूत राशियों पर निर्भर होती है, कोई भी व्युत्पन्न राशि, ये देखना चाहते हैं। क्लियर है कहानी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए इसमें हम इसकी विमाएं लिखते हैं। विमाएं मतलब क्या हो, मूलभूत राशि पर लगाई जाने वाली घातें, है ना। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये मूलभूत राशियां है, 3 मूलभूत राशि, इसकी कितनी घात पर निर्भर होगा ये। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर इसमें एक बार द्रव्यमान आया, है ना, एक बार समय आया, नहीं 2 बार समय आया सर। क्यों, क्योंकि जो वेग था उसमें भी समय था, तो 2 बार समय आ गया। समय में 2 घातें आएंगी, लंबाई की 1 घातें आएंगी। तो ये सब को लिखने का तरीका जो है वह जो घातें होती है वो विमाएं होती है, उनको लिखने का जो तरीका है वो विमीय सूत्र है, जो हम सीखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखा जा सकता है। देखो बेटा, विमीय सूत्र क्या है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशि को प्रदर्शित करता है ना। मतलब विमाएं क्या होती है, विमाएं वो घात जो होती है वो विमाएं कहलाती है। और जो मूलभूत राशि
और उसकी घात मिलकर जो व्यंजक बनेगा, व्यंजक मतलब कि एक तरह से हम ये समझ सकते हैं, व्यंजक मतलब क्या होता है जिसमें m L T ये तीन मूलभूत राशियां हैं, उनकी घातें हैं, तो ये एक व्यंजक कहलाएगा। तो ये जो व्यंजक बनेगा है ना, वह एक विमीय सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? विमीय सूत्र कहलाएगा। तो यहां पर क्या होगा, हम इसे एक वर्ग कोष्टक में मूल राशि के चिन्हों को लिखकर व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र है ना, विमीय सूत्र चाल का, या ठीक है, या इसी प्रकार से त्वरण का, वेग का, और भी बहुत सारी भौतिक राशियों का अब हम विमीय सूत्र लिखना शुरू कर रहे हैं। तो अब हम क्या समझेंगे, अब हम एक दो एग्जांपल बताऊंगा पहले तो, फिर कुछ और रिलेशंस बताऊंगा और फिर और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम समझे तो अगर लंबाई का विमीय सूत्र लिखना है ना, लंबाई का विमीय सूत्र, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा? तो सर लंबाई में द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, लंबाई खुद एक भौतिक राशि है, तो इसे हम लिखेंगे m0 L0 L1 T0, ये लंबाई का विमीय सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार से द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखना चाहूं मैं तो द्रव्यमान में सर, द्रव्यमान खुद एक भौतिक राशि है, मूलभूत राशि है, m1 L0 T0 हो जाएगा। इसी प्रकार से समय के लिए मैं लिखना चाहूं तो समय के लिए सर मैं लिखूंगा m0 L0 T1। अच्छा, इसी प्रकार सर ये तो आप तीन ही क्यों ले रहे हो? देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस कोष्टक में हम 7 जो मूलभूत राशियां उन सबको लिख सकते हैं, लेकिन चक्कर क्या है, हमारे पास जो अधिकतर राशियां है वो इन्हीं तीनों मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है ना। इसके अलावा अगर हमें कोई एक ऐसी भौतिक राशि मिलती है जो इन तीनों के अलावा भी जो मूलभूत राशियां उन पर निर्भर कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस कोष्टक में हम उसको भी लिख लेंगे। जैसे मान के चलो मेरे को दिया तापमान का विमीय सूत्र क्या होगा? तो बेटा तापमान खुद एक मूलभूत राशि है, तो m0 L0 T0। अभी तक मैं यहाँ पे तापमान के लिए कुछ नहीं लिख रहा था, लेकिन अब तापमान खुद ही आ गया है, तो उसे हम थीटा की घात 1 से चिन्हित करेंगे। थीटा, या कहीं कहीं पर आप इसे m0 L0 T0 K1 से भी पा सकते हो, K से भी चिन्हित करते हो, केल्विन का K होता है, या थीटा को भी तापमान से चिन्हित किया जाता है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो धारा आगे, विद्युत धारा, तो धारा के लिए क्या लिखेंगे सर? ये हो जाएगा m0 L0 T0 A1। आई बात समझ में? m0 L0 T0 A1। या हम चाहे, देखो ध्यान से है ना, यही ज्यादातर हम यूज करेंगे और 99% केसेस में हमारे इनसे सबसे काम बन जाएगा है ना। हम चाहे तो इसे देखो सीधे ऐसा भी लिख सकते थे। सीधे क्या लिख सकते थे सर? इसको मैं चिन्हित कर सकता था L1, खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि m0 L0 तो उसको लिखू ना लिखू बात बराबर ही है। इसी प्रकार से अगर द्रव्यमान है तो उसे m से भी चिन्हित कर सकता था। m1 लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कुछ नहीं है मतलब वहां पे 1 है ना। 0 होता तो वो होता ही नहीं, 0 है मतलब कुछ नहीं होगा फिर तो T1। या इसे चाहूं मैं तो इसे मैं थीटा या K से चिन्हित कर सकता हूं। इसी प्रकार से विद्युत धारा को मैं केवल A से चिन्हित कर सकता हूं। तो ये हमने जितनी मूलभूत राशियां पढ़ी उनमें से सबसे ज्यादा उपयोगी मूलभूत राशियों के बारे में कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने विमाय क्या होती है ये समझ लिया, विमीय सूत्र क्या हो गया ये समझ लिया। अभी हमने एग्जाम्पल देखे छोटे छोटे से, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। 1-2 बेहतरीन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूंगा, बाकी आगे चलकर हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग भौतिक राशियों की विमाय लिखेंगे है ना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसने चाल के लिए कैसे सोचा होगा, देखो तो चाल क्या होता है बेटा? चाल होता है सर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी क्या होगी सर? दूरी मतलब होता है L, दूरी मतलब लंबाई है, और समय मतलब होता है T। तो इसे मैं कैसे चिन्हित करूंगा? अब मैं इसे लिखूंगा, M तो है ही नहीं तो M0 लिख दूं। L की घात 1 है और T की घात -1 है बेटा। T की घात -1, क्योंकि नीचे तो ऊपर चलेगा तो -1 बचाएगा।
क्लियर है कहानी? तो ऐसे छोटे छोटे रूप से मैं चाल, वेग, धारा वगैरह की बातें कर सकता हूं। अच्छा चल एक और लिख के बता देता हूं। त्वरण, त्वरण क्या होगा? त्वरण एक और थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। त्वरण देखो, कुल मिला के कहानी ऐसी है कि अगर तुम्हें किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखनी है, विमीय सूत्र लिखना, तो तुम्हें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता हो तो कर लोगे। तो अब इसमें इस चैप्टर में मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारा पढ़ाऊं, इससे कोई सेंस बनता नहीं है ना। ये तो बिल्कुल ही फिजूल की बात है, बिल्कुल ही मूर्खता भरी बात है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा टेबल बनवाऊं जिसमें 100 भौतिक राशियां हो और सबकी विमाएं हो। ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप किसी किताब को खोलकर या कहीं पर इधर उधर देख रहे हो जिसमें आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें 50, 60, 100 भौतिक राशियां लिखी हुई है और उन सबकी विमाएं लिखी हुई है, उसको फाड़ कर फेंक दे, कोई मतलब का नहीं है। क्यों? अरे तूने फिजिक्स पढ़ लिया क्या? अभी नहीं, अभी तो क्या सीख रहे हो तुम? बनाते कैसे है? अब आगे जैसे जैसे फिजिक्स में बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी जिनका सूत्र हमें पता चलेगा और उससे हम विमा बना देंगे। क्लियर है? क्योंकि सूत्र नहीं पता तो विमा कैसे? अब मैं मान के चल, मैं तुझे यहाँ पर समझा रहा हूँ श्यानता गुणांक। क्या होता है श्यानता गुणांक? सर हमें तो पता है। अरे सबको थोड़ी ना पता है, मुझे सबको पढ़ाना है, हर एक बच्चे को नीट निकालना है, तो तुम्हें पता है, बाकी सबको तो नहीं पता। तो श्यानता गुणांक का फॉर्मूला नहीं पता। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है अभी थोड़ी देर में या आने वाली क्लासेस में कि ऐसा अगर एक विमीय सूत्र हमें लिखना पड़ गया जो सर हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो मैं उसके लिए फॉर्मूला बताऊंगा आपको। मैं स्वयं शुभम पालीवाल एसपी सर आपको फॉर्मूला बताएंगे तो ही आप उसका विमीय सूत्र लिख पाओगे। ठीक है? अच्छा सर ऐसे तो नीट के एग्जाम में वो हमको फॉर्मूला लिख के थोड़ी ना देगा। नहीं लिख के देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है तूने पूरा फिजिक्स पढ़ा तब नीट के एग्जाम देने बैठा है। तो एक चैप्टर पढ़ के नीट के एग्जाम देने थोड़ी ना बैठा है। उसको पता है कि तुझे फॉर्मूले आते हैं, तूने पूरा फिजिक्स पढ़ा है, इसलिए अब। और हाँ ये बात जरूरी है ना, अभी जैसे जेईई में पेपर होते हैं, नीट में पेपर होते हैं, हर साल एक आधा क्वेश्चन फंसा ही देते हैं कि बताओ भैया इसकी, या ये कोई एक भौतिक राशि दे देंगे, एप्सिलॉन दे देंगे, म्यू नॉट दे देंगे, है ना, इसमें एल दे देंगे, सी दे देंगे, मतलब संधारित्र दे देंगे, प्रतिरोध दे देंगे, प्रतिरोधकता दे देंगे, चालकता दे देंगे, चालकता दे देंगे और बोलेंगे पता इसका विमीय सूत्र क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वहां तक पहुंचोगे तब तक आपको सारे फॉर्मूले पता हो चुके हैं, तो आप आसानी से विमीय सूत्र बता पाओगे। तो अगर अभी कुछ ऐसा आता है तो मैं उसके फॉर्मूले जरूर बताऊंगा ना। देखो बेटा, मैं अभी तो जो पढ़ा रहा हूं उसमें अगर मैंने ऐसा माना है कि मैंने बल नहीं पढ़ाया है तो मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा हूं कि तुम्हें बल पता होगा क्या होगा। मैं बल का भी फॉर्मूला बताता हूँ, बल का भी सूत्र बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है? त्वरण का भी बता रहा हूँ, संवेग का भी बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन भी तो वेग ही है। तो यहां पर इसका जो विमीय सूत्र होगा, ध्यान रखना भैया, ये उलझाने के लिए देते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का भी विमीय सूत्र वही होगा जो भौतिक राशि का सूत्र होगा। चाहे तो कॉपी में ऊपर लिख ले, परिवर्तन का भी विमीय सूत्र वही होता है जो एक भौतिक राशि का होता है ना। तो यहां पर वेग का होगा m0 L1 t-1, समय का होगा बेटा t1। तो ये हो जाएगा m0 L1 t-2। -2 क्यों कर दिया? क्योंकि ये -1 ऑलरेडी है, ये 1 ऊपर जाएगा तो ये भी -1 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? ये है ना। तो इस प्रकार से हम आसानी से चीजें समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलो, तो ये हमने विमीय सूत्र लिखना तो सीख लिया गुरुजी। अब क्या करें? अब देखो मैं तुम्हें कुछ बहुत बढ़िया बातें बता रहा हूं, है ना। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया और अब क्या पढ़ा? हमने इससे पहले मात्रक की बातें करी थी। हमने किसकी बात करी थी? मात्रक की। और अब हमने बातें करी विमा की। अब ऐसा हमें सोचना है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? क्या मात्रक और विमा के बीच में कोई संबंध है? हाँ सर, वैसे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा जब मैं ये विमा का विमीय विश्लेषण, हम या विमा के लिए विमीय विश्लेषण पढ़ना शुरू करेंगे तो और डिटेल में बातें मैं बताऊंगा, आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी हमें जितना आता है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा सोचते हैं। मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि अगर एक भौतिक राशि है ना, एक भौतिक राशि है, तो क्या हर एक भौतिक राशि की विमा होगी? क्या हर एक भौतिक राशि का मात्रक होगा? ये सोचना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो हम सोचते हैं हर भौतिक राशि
क्या हमें सोचना है, क्या हर भौतिक राशि की विमा होती है? क्या हर भौतिक राशि का मात्रक होता है? सोचो, क्या हर भौतिक राशि की विमा होना जरूरी है? क्या हर भौतिक राशि का मात्रक होना जरूरी है? अच्छा सर, जैसे वेग की बात करूं, संवेग की बात करूं, दूरी की बात करूं, विस्थापन की बात करूं, त्वरण की बात करूं, बल की बात करूं, दाब की बात करूं, संवेग की बात करूं, आवेग की बात करूं, बलागुण की बात करूं, ऊर्जा की बात करूं, गतिज ऊर्जा की बात करूं, स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, शक्ति की बात करूं, अरे ऐसे तो मैं दिन भर बात कर सकता हूं। तो लेकिन हर एक भौतिक राशि जो होगी उसके पास मात्रक तो होगा सर। मात्रक, पहले मात्रक सोच लो, हमने पहले मात्रक पढ़ा था। तो सर अगर एक भौतिक राशि है, बहुत ध्यान समझना इस बात को, मेरी बात की गंभीरता को समझना शुरू करो। अगर एक भौतिक राशि है तो उसको चिन्हित करने के लिए हमने बेसिक सी बात क्या समझी थी, ये बार 50 बार लिख चुका हूं मैं बोर्ड पर, कि अगर मेरे पास एक भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि को चिन्हित करने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अपन को मांगता है मतलब मांगता है, तभी भौतिक राशि होएगा। क्या होएगा? एक परिमाण और एक, अरे यार, एक परिमाण और एक मात्रक। अपन को तो मांगता है भैया। तो अगर एक भौतिक राशि है तो उसका मात्रक तो होगा ही होगा, उसका मात्रक तो होगा ही होगा, परिमाण तो होगा ही होगा, तभी तो उस भौतिक राशि को चिन्हित किया, वरना है तो संभव ही नहीं, असंभव है। तो यहां पर हर भौतिक राशि का मात्रक होता ही होता है। 110% बात है। अच्छा, क्या हर भौतिक राशि की विमा होगी? ये सोचना है सर। राशि की विमा तो सूत्र से निकलती है, और सूत्र से निकलती है या सूत्र होगा तो किसी ना किसी तरीके से मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रहा होगा। अगर वो मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रहा होगा तो मूलभूत राशियों में MLT तो होगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इन पर निर्भर कर ही होगा। हाँ सर, अगर एक भौतिक राशि है तो उसकी विमा होती ही होती है, ये बात गलत है। ध्यान रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। क्या इंपॉर्टेंट सी बात है? कि हर भौतिक राशि की विमा नहीं होती है ना। तो हर भौतिक राशि का मात्रक होना 100% कंपलसरी है, हर एक की विमा होना भी 100% कंपलसरी नहीं है ना। हर एक की विमा होती है, लेकिन एक्सेप्ट या केवल कोण के अलावा, कोण के अलावा सारी भौतिक राशि ऐसी है जिनकी विमाएं होंगी, है ना। और सारी भौतिक राशियों की मात्रक होता ही होता है। कोण, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, कोण हमने पढ़ा था, है ना। कोण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना। तो कोण के बारे में हमने क्या पढ़ा सर? कोण एक भौतिक राशि है, बिल्कुल। कोण एक पूरक, कोण क्या था भैया? पूरक भौतिक राशि था एक, या सप्लीमेंट्री कहा जाता है इसे, है ना। ये पूरक राशि था, पूरक राशि कोण, राशि पूरक राशि कोण है। तो इस कोण के पास परिमाण भी होता है और इसके पास मात्रक भी होता है ना। इसका मात्रक रेडियंट या डिग्री हम लिख सकते हैं, लेकिन अपितु, किंतु, परंतु एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सी जो है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके पास बीमा नहीं होती, है ना। इसने अपना बीमा नहीं करा रखा है, इसके पास बीमा नहीं है, बीमा नहीं होती, बीमा नहीं होती, बीमा नहीं होती। तो ऐसा सवाल में बोला जाएगा
कि क्या सभी भौतिक राशियों के पास, ध्यान सुनना, कॉपी में लिख ले, क्या सभी भौतिक राशियों के पास मात्रक है? हाँ। क्या सभी भौतिक राशियों के पास विमा है? नहीं। क्या, ऐसा पूछेंगे, क्या एक भौतिक राशि, क्लास में, सॉरी कॉपी में लिख ले, क्लास में ध्यान से देख, स्क्रीन को पॉज कर लिख, क्या, ऐसा बोले जाएंगे कि हर भौतिक, ऐसा अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर एक भौतिक राशि के पास मात्रक है तो उसके पास विमा होगी ही होगी, या हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। तो सर मात्रक है तो विमा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। मात्रक है तो विमा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं वाला कौन सा केस है? नहीं वाला कौन सा केस है? कोण, एंगल। ठीक है, फिर ऐसा बोलेंगे कि अगर भौतिक राशि के पास विमा है तो मात्रक होगा ही होगा, मात्रक होगा ही होगा। आई बात समझ में, है ना। मतलब अगर बीमा है तो मात्रक होगा ही होगा, लेकिन अगर मात्रक है तो बीमा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मात्रक, अगर बीमा आ गई तो कौन है ही नहीं इसमें। अगर जिसके पास बीमा मतलब कौन है ही नहीं इसमें कौन नहीं है, तो कौन के पास तो मात्रक होता ही है। तो यहां पर अगर बीमा है तो मात्रक तो 100% होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सभी को याद रखना है। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम भिन्न भिन्न भौतिक राशियों की विमाएं लिखेंगे, है ना। ऐसे मैं आपको एक लेक्चर पूरा पढ़ा सकता हूं, एक या 4 लेक्चर पूरा पढ़ा दूं, हर एक भौतिक राशि को मैं समझाता जाऊं, जो कुछ समझ नहीं आए, कुछ आ जाए, कैसे होगा, क्या होगा वगैरह, बहुत मुश्किल सी कहानी। लेकिन हम तो कुछ बस अभी जो कुछ भौतिक राशि हमने पढ़ ली है उसकी विमाएं लिखेंगे, और उसके अलावा जो हम पढ़ने वाले, जो हमें हल्की फुल्की से पता है उसकी विमाएं लिखेंगे, है ना। बाकी हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें हर एक भौतिक राशि की विमा लिखते जाएंगे साथ साथ में। तो चलो बेटा हम शुरुआत करते हैं, लंबाई देख ली थी हमने, हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्षेत्रफल होता है L इंटू एल, L इंटू बी भी पढ़ेंगे, उसमें हर एक भौतिक राशि की विमा लिखते जाएंगे साथ साथ में। तो चलो बेटा हम शुरुआत करते हैं, लंबाई देख ली थी हमने, हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्षेत्रफल होता है L इंटू एल, L इंटू बी भी हो सकता है। तो दोनों लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई भी तो लंबाई ही है, तो इसका भी मीन सूत्र होगा M0 L2 T0, या हम इसे केवल L2 भी लिख सकते हैं। आयतन चलो अलग अलग कलर से लिखते हैं, मजा आएगा। लंबाई का क्यूब, है ना, जैसे मैं घन मान लिया तो ज्यादा आसान है ना। अरे आयतन किसी का भी लिख ले, है ना। ये चमत्कार है, ये अद्भुत चमत्कार वाली बातें चल रही है ना, कि अगर तुझे विमा पता चल गई, है ना, जैसे तो कोई भी सूत्र हो, हर एक सूत्र से विमा एक समान निकलनी चाहिए, है ना। जैसे अभी मैंने घन के लिए लिखा तो उसके लिए भी यही निकलना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बेलनाकार के लिए लिखता तो पाई आर स्क्वायर एच लिखते, तो उससे भी विमीय सूत्र यही निकलता, पाई की कोई विमा नहीं है। उसी प्रकार से त्रिज्या जो है उसकी विमा क्या होगी? त्रिज्या की विमा ना, एक बार रुक जा मैं से लिख के बता देता हूं। पाई की कोई विमा नहीं है, त्रिज्या लंबाई ही होती है, तो L2 हो जाएगा। और h ऊंचाई है तो ये भी L हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के L3 भी तो बना। चाहे जहां से बना कर लाओ, विमा तो वही बनेगी। अगर तुम फॉर्मूला सही लिख रहे हो तो विमा सही बनेगी। मतलब कि इस चीज को मैं आने वाले समय में एक ट्रिक की तरह यूज करने वाला हूं, कि अगर मुझे किसी की विमा पता है तो मैं ये सोच पाऊंगा कि मैं फॉर्मूला जो लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं। आया मजा? जैसे हम कभी बार भूल जाते हैं ना कि सर पाई आर स्क्वायर एच था, या पाई आर क्यूब एच था, या सर मुझे याद नहीं आ रहा पाई आर एच तो नहीं था, या 2 पाई आर तो नहीं था, 2 पाई आर एच तो नहीं था। हाँ, इन सब का समाधान विमा में छुपा है।
है ना। तुम ये पहले भी पढ़ा सकते थे कक्षा 9वीं 10वीं में, है ना। कौन सी बड़ी बात है विमा लिखना। तो अगर तुझे विमा पता है तो जैसे क्षेत्रफल के फॉर्मूला कंफ्यूज होगा, सो 2πr(h) होता है या πr² होता है, तो देख r² मतलब लंबाई की घात 2, मतलब ये वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। 4/3πr³, हाँ 4/3πr³ आ गया, 4/3 पाई, इनकी तो कोई विमा नहीं है, r³ आ गया, तो r³ मतलब लंबाई की घात 3। हाँ ये सर आयतन का फॉर्मूला है, आयतन का सूत्र है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम आसानी से बातें कर सकते हैं। चलो यार हम आगे और बढ़ते हैं और अगली भौतिक राशि लेती है जिसको हमने बोला घनत्व ले लेते। चलो घनत्व, तो घनत्व क्या होता है सर? द्रव्यमान बटा आयतन। फटाफट बताते जाओ यार, है ना, ये तो बच्चों वाली बातें चल रही है। अब द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान की भौतिक, ये द्रव्यमान के लिए होगा m, भौतिक राशि खुद ही है, बहुत द्रव्यमान मूलभूत राशि है। आयतन के लिए होगा L3, तो ये कितना हो जाएगा ml-3। टी नहीं लिखा क्योंकि टी का कोई उपयोग ही नहीं है। इसी प्रकार से और भी लिख सकते हैं, है ना। तुम चाहो तो तुम खुद भी मुझे एक पन्ना भर के लिख के बता सकते हो कि हाँ कमेंट में सर देखो मैंने इतनी सारी मूलभूत राशियां लिखी, और जितनी याद है ना, कहीं से देखना नहीं है, जितनी याद है उन सबकी विमाएं लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। मैं इसे रट कर नहीं आया, हमको जो याद आती जाएगी मैं उनकी विमाएं बताते जाऊंगा आपको। ठीक है, चलो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। घनत्व के अलावा अगर हम देखें तो बेटा हम बातें कर सकते हैं यहाँ पर घनत्व के अलावा। अब हम बातें करना चाह रहे संवेग की, है ना, आवेग की, उसके अलावा भी और बातें करते जाएंगे। क्लियर है बेटा। चलो तो हम शुरू करते हैं संवेग से। या अच्छा मैंने तुम्हें वेग तो बता ही दिया, वेग बता दिया था, अभी एक बार रिवाइज करवा देता हूं फिर से। वेग की बताई थी मैंने m0 L1 t-2। त्वरण भी रिवाइज करवा देता हूं। त्वरण का विमा बताया था m0 L1 t-2। अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूं पहले संवेग। तो संवेग होता है सर m इंटू वी, है ना, या m इंटू वी में परिवर्तन, या m इंटू वी भी लिख सकते हैं संवेग को। तो यहां पर हो जाए m द्रव्यमान, तो जाए m1 द्रव्यमान का लिखा, l और t नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है। वेग होता है L-t-1। देखो यहां पर बार बार 1 लिखो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। m लिखा हुआ मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर द्रव्यमान है ही है। अच्छा बल देख लेते, देखो बल के दो फॉर्मूले, m इंटू ए, है ना, यह भी हम समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है, और संवेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। तो बेटा देख तुझे सिखाया मैंने परिवर्तन मतलब क्या होता है, परिवर्तन मतलब क्या होता है। अगर मैं किसी भी चीज का परिवर्तन निकालूं तो उसका मात्रक वही रहता है, तो परिवर्तन में भी विमा सेम रहेगी। नोट करके लिख लो, किसी भी भौतिक राशि का परिवर्तन, किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन निकालने पर उसकी विमा या मात्रक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, विमा और मात्रक अपरिवर्तित रहेगा, विमा और मात्रक पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो सर बल के लिए क्या लिखेंगे? बल के लिए हम फटाफट लिख देते हैं सर, अगर मैं इससे निकालूं तो ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है m, ठीक है। त्वरण अभी निकाला था, त्वरण ये रहा, त्वरण होगा m0 L1 t-2, तो यहां पर हो जाएगा m1 L1 t-2। अच्छा इससे निकाल के बताओ सर, तो बल होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग में परिवर्तन। अच्छा मैं कभी कभार 3 साइन लगा रहा हूं, कभी कभार 2 बार इक्वल टू लगा रहा हूं, है ना। 3 वाले मैंने तुम्हें समझा था, 3 वाले मतलब ये इसके समान है, ठीक है, और 2 वाले मतलब ये इसके बराबर है। तो विमाएं जो होती है ना वो समान होगी, मतलब ये सूत्र के समान विमाएं हैं। तो
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वैसे लोग बाग वैसे इक्वल टू लगा देते हैं हर जगह, इतना लोड लेते नहीं है, फिर भी हम ले लेते थोड़ा सा। डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी क्या निकाला था सर, डेल्टा पी में संवेग में परिवर्तन हो जाएगा m1 l1 t - 1 बटे में t, m1 l1 t - 1 बटे में t। तो यहां पर हो जाएगा m1 l1 t - 2। ये हो गया बल। कुछ भी निकाल सकते हो यार, इसे दाब निकाल लेते हैं। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या होता है, बल होता है सर m1 l1 t - 2, क्षेत्रफल होगा। देखो अगर तुम्हें बल याद है ना तो तुम बहुत सारी भौतिक राशियों की विमा आसानी से याद निकाल सकते हो। मैं ट्रिक बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में आपको, है ना, उससे मैं आप बातें प्रूव भी कर बताऊंगा कि चाहो तो अभी भी लिख सकते हो कॉपी में, बाकी आगे चलकर हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि अगर तुझे बल और ऊर्जा के मात्रक याद है तो पूरे फिजिक्स में कोई भी भौतिक राशि दे दे उसके मात्रक निकाल देगा और उसकी विमा निकाल देगा। 110% कंफर्म बात है। क्यों? क्योंकि पूरे फिजिक्स में एनर्जी और फोर्स ही का खेल है। हर जगह एनर्जी और फोर्स का खेल है। अगर एनर्जी और फोर्स पता है तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो 100%। क्योंकि हर एक फॉर्मूला हर एक चैप्टर में है ना, जैसे अभी पुराने चैप्टर के बारे में सोच पुराने चैप्टर के बारे में सिर्फ विद्युतिकी में क्या पढ़ा, सबसे पहले सर बल पढ़ा, फिर ऊर्जा के बारे में पढ़ा, है ना सर। हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, वो भी बल पर निर्भर करता है। विभव ऊर्जा पर निर्भर करती है। संधारित्र सर, संधारित्र, हाँ धारिता सर, धारिता किसमें, संधारित्र जो है वो विभव पर निर्भर करता है। मतलब मुझे पता है वो विभव के डायरेक्टली निर्भर नहीं करते, फॉर्मूला सूत्र तो मुझे पता है ना विभव के रूप में, बस विभव ऊर्जा पर है। तो कुछ ना कुछ कर हम हमेशा चीजें निकाल ले जाएंगे अगर हमें ऊर्जा और बल के बारे में पता है तो। ये रट लो इसको, m1 l1 t - 2, ये हो जाएगा l2। तो यहां से हम निकाल कर लिख सकते हैं सर, ये हो चुका है, ये हो जाएगा m1 l - 1 t - 2। कैसे कर दिया, ये l2 है, l1 है, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 होता है। बहुत ही दिलचस्प सी बात, दाब मुझे पता चला। अच्छा तो भाइयों और बहनों और भौतिक राशि बताओ मुझे कुछ, है ना। अब हमने दाब देख लिया, अब हम बातें करते हैं ऊर्जा की। उससे पहले बात कर लेते हैं कार्य और ऊर्जा की एक ही विमा होती है, फिर भी हम कार्य से शुरुआत कर देते हैं। कार्य जो होता है वो होता है सर बल गुणा विस्थापन का लिख सकते हैं सर, ये हो चुका है, ये हो जाएगा m1 l - 1 t - 2। कैसे कर दिया, ये l2 है, l1 है, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 होता है। बहुत ही दिलचस्प सी बात, दाब मुझे पता चला। अच्छा तो भाइयों और बहनों और भौतिक राशि बताओ मुझे कुछ, है ना। अब हमने दाब देख लिया, अब हम बातें करते हैं ऊर्जा की। उससे पहले बात कर लेते हैं कार्य और ऊर्जा की एक ही विमा होती है, फिर भी हम कार्य से शुरुआत कर देते हैं। कार्य जो होता है वो होता है सर बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन, तो फटाफट सर इसकी विमाएं बता दो, तो बल गुणा विस्थापन। देखो यार ये सब कुछ है ना, अभी बस थोड़ी सी मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, झलक दिखला जा प्रोग्राम चल रहा है, बाकी तो आप आगे सब कुछ पढ़ोगे ही सही। तो थोड़े बहुत हम लिख लेते हैं, है ना, वरना ऐसा लगे नहीं मास्टर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। देखो यहाँ पर तो बल जो होता है वो कार्य जो होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ पे विमाएं क्या लिखोगे, m1 l1 t - 2, ऐसे मतलब ये ऐसे विस्थापन है यार, है ना, तो l हो गया। तो यहाँ से आ गया m1 l2 t - 2। कार्य की विमाएं होती है, आधी नींद में भी याद होनी चाहिए, है ना, ऐसे ब्लू टिक लगा लो, ये आधी नींद में भी याद होनी चाहिए। कार्य, अब कार्य पता है तो ऊर्जा पता है, ऊर्जा वास्तव में कार्य का ही तो रूप होता है, कार्य से तो ऊर्जा मिलती है ना। अगर आपको ऐसा यकीन नहीं होता तो जैसे अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है उन सबके फॉर्मूले लिख लो, वही बनेंगे। जैसे गतिज ऊर्जा हाफ mv², तो हाफ अरे नंबर की कोई विमा नहीं होती है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, नंबर की कोई विमा नहीं होती है। डूइंग तो ये क्या m सर l-1 होता है, ये है वेग का वर्ग कर दिया, तो यहां पर हो गया m तो एक ही था, l देख l का वर्ग हुआ तो l2 हो जाएगा, इसका भी वर्ग हुआ है तो -2 हो जाएगा t।
तो गतिज ऊर्जा आ गई। ऐसे ही मैं चाहूं तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में बातें कर सकता हूं। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा mgh कहो m होता है। जी क्या है? जी एक तरह से त्वरण ही है, यह था गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या है? h है लंबाई। त्वरण L1t-2, बार बार 1 नहीं लिख रहा यार, बात बराबरी है। M1 L2t-2 ये विमा आ गई ही है स्थितिज ऊर्जा की। और सोचो क्या निकालू, बताओ, बता रे बच्चा, बता क्या चाहिए तुझे? सर शक्ति बता दो, शक्ति दे दो सर, शक्ति। हाँ चल मैं तुझे शक्ति देता हूँ। शक्ति क्या होती है सर? शक्ति होती है ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा बटा समय, तो ऊर्जा बटा समय क्या होता है? ऊर्जा M1 L2t-2 बटे में समय, मतलब t हो चुका है। तो यहां पर हो जाएगा सर M1 L2t-3। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब तरीके से निकाली हमने। और बताओ, और किसने मालूम? बताओ 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 बताओ। बलागुण समझते हो क्या यार? क्या होता है बल आघूर्ण? चलो बता देता हूँ। बलाघूर्ण है ना, बताऊंगा नहीं क्या होता है, अभी बता दूंगा तब क्या पढ़ेंगे। फार्मूला बताऊंगा बस। बल इंटू दूरी होता है, बस इतना तरीके काफी है। तो बल की विमा क्या होती है? बल की, देखो बल अगर आता है, बल और ऊर्जा आती है तो सब कुछ निकाल पाओगे। बल की विमा क्या होती है सर? बल की विमा क्या होगी? बल की विमा होगी MLT-2 और यहाँ पर M1 L1t-2 और दूरी हो गया L। तो यहाँ पर क्या आ गया? ओहो ML1t-2 ML2t-2 आ गया फिर से। ओहो हाँ 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 हाँ। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं समान है। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं समान है। ठीक, इनके ऊपर भी अभी हम चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो और अब इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पर, और हम और भी कुछ नई है ना, कुछ ट्विस्ट वाली बातें करते हैं। ठीक है, चलो ट्विस्ट वाली बातें हम क्या कर रहे हैं? ट्विस्ट मतलब सर ट्विस्ट कैसे लेकर आओगे? अब मैं कुछ ऐसी भौतिक राशियां जो कोण और कोण पर निर्भर कर रही है उनकी बातें करना चाहता हूं। जैसे कोण क्या होता है? कोण M0, इसी ने ही तो हमारा जीवन बर्बाद किया है, इसी ने तो आग लगाई है। ये एकलौती ऐसी चीज है इसके पास मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है। अगर इसके पास भी कोई इसे बीमा लाके दे दे तो जिंदगी में आनंद हो जाए। वो स्टेटमेंट याद ना रखना पड़े, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। कोण, तो बेटा कोण के जैसे ही होता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन भी कोण होता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोण ही होता है वास्तव में। कितना कोण घूमे, अगर मान के चलो एक वृत्तीय पथ पे घूम रहे हो तुम, तो यहां से यहां तक कितना कोण घूमे, ये आपका कोणीय विस्थापन कहलाता है। थीटा कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो यह भी विमाहीन होगा। M0 L0 T0 है ना। हमें याद रखना ये कैसी भौतिक राशियां है जिनके पास कोई विमा नहीं है। विमाहीन अलग से लिखवा दूंगा कौन कौन सी विमाहीन भौतिक राशियां है ना, अलग से हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा सर कोणीय विस्थापन के अलावा, कोणीय विस्थापन के अलावा और क्या चाहते हो? मैं बताता हूं तुम्हें। कोणीय वेग बताओ। कोणीय वेग, तो बेटा जैसे विस्थापन होता है, विस्थापन बटा समय जो होता है वो वेग होता है, तो कोणीय वेग होगा कोण में परिवर्तन या कोणीय विस्थापन, जिसे हमने थीटा से चिन्हित किया। किससे चिन्हित करते हैं? थीटा से। तो सर थीटा में परिवर्तन बटा समय, तो थीटा का तो कोई विमा नहीं है, तो ये बचेगा T-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा M0 L0 T-1। इसी प्रकार से कोणीय त्वरण के बारे में बात कर सकते हैं। कोणीय त्वरण के बारे में बात करते हैं बेटा। कोणीय त्वरण क्या होता है गुरुजी? कोणीय त्वरण होता है बेटा कोणीय वेग, है ना। इसे हम ओमेगा से चिन्हित करते हैं। किससे चिन्हित करते हैं? W, डिजाइन वाला W, इसे बोलते हैं हम ओमेगा। ओमेगा, तो ये ओमेगा में परिवर्तन की दर बटा समय। तो ओमेगा मतलब क्या हुआ सर? ओमेगा का विमा पता है? हाँ, M0 L0 T-1 बटे में समय हो गया T। तो ये क्या मिला? ये यहां से मिला M0 L0 T-2। क्लियर है कहानी? तो ऐसे छोटी मोटी चीजों से हम बातें समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं।
और बताओ आवृत्ति समझते हो? आवर्तकाल समझते हो? आवर्तकाल, आवृत्ति, है ना। आवर्तकाल क्या होता है कि कितनी देर में एक चक्कर पूरा हुआ। हाँ, तुम्हारा एक चक्कर जो चल रहा था, एक चक्कर जो चल रहा था उसे कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो उसे हम बोलते हैं आवर्तकाल। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पीरियड। ये टी ही होता है आवर्तकाल। टी, आवर्तकाल मतलब क्या? समय है, टी होगा। आवृत्ति होता है 1/t, जैसे हम लिख सकते हैं t⁻⁻1 विमीय रूप से। ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी विमाएं हम भर सकते हैं, जगह भरने वाली बात है हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ऐसी भी भौतिक राशि है ना, जैसे हमने जो क्लास 12th में पढ़ी, उनके बारे में 2-3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था सर एप्सिलॉन नॉट, विद्युतशीलता। तो इसका सर, अब इसका हमें इसकी विमा निकालनी है। ये जेईई में पूछा गया था भैया, अभी अभी बहुत ताजा 2021 में जेईई में पूछा गया कि विद्युतशीलता का मात्रक बताइए आप, सॉरी विमा बताइए। तो कैसे करेंगे? अब इसका फॉर्मूला सोचो दिमाग में। ओ हो। तो सर ये हमने फॉर्मूला सीखा था, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और यहाँ पे K की जगह लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहां से हम निकाल सकते हैं। तो बेटा इसके लिए तो तुझे पहले आवेश भी पता करना होगा। हाँ सर, आवेश भी पता कर लेते हैं। तो आवेश के लिए क्या लिखेंगे? आवेश के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आवेश के लिए हो जाएगा सर, आवेश कैसे निकाले? बहुत मुश्किल। आवेश के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुम्हें, आवेश इंटू समय जो होता है वो धारा के बराबर होता है। धारा वास्तव में आवेश प्रवाह जिस दर से होता है उसको हम धारा कहते हैं। तो यहां पर हम धारा लिख सकते हैं, आवेश को लिख सकते हैं, ओहो एक सेकंड हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पर, इसको इंटरचेंज कर दो। I इंटू टी जो होता है वो Q होता है, तो Q को हम लिख सकते हैं A इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट, Q की जो विमा है वो A1T1 है, A1T1 है Q आवेश की विमा। तो अब आवेश की विमा आ गई, तो यहाँ पे बल की विमा क्या है? बल की विमा है सर M। अच्छा, अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो इसमें पहले एप्सिलॉन नॉट को अलग से निकाल लो, है ना, ताकि पहली बार कर रहे हैं तो ज्यादा रिस्क नहीं लेते। पहले एप्सिलॉन नॉट अलग से लिख देता हूं मैं, है ना। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर बटे में F आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 पाई ही है, 4 पाई की कोई विमा नहीं होगी, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम एप्सिलॉन नॉट को विमीय रूप से लिखना चाहते हैं। सर Q1 है A इंटू टी, Q2 भी है A इंटू टी। बल क्या होगा? बल होगा ML_T-2, और R क्या होगा? L2। R मतलब दूरी, तो दूरी का वर्ग। कहानी खत्म, पैसा हजम। देखो कितना आया, ये M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा। ये L2 है, ये L1 है, तो ये दोनों मिलके L की घात 1 है, L की घात 2 है, तो L की घात -3 बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुणा होंगे, ये दोनों गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगे, और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओहो, यहाँ पर T जो है ये T की घात -2 है, ऊपर जाएगा तो T की घात +1 +2 हो जाएगा, और 2 घात ऊपर है ऑलरेडी। अरे T है तो 4T होगा टोटल। और ऐसा नहीं अच्छा लगता तो नीचे ले जाके गुणा करके देख लो, ऊपर ही घूमेगा ये, और A2 हो जाएगा। ये विद्युतशीलता की मात्रक हो, ये विमा हो गई। इसी प्रकार से आप चाहे तो K के लिए भी निकाल सकते थे। K हमारा K के लिए भी निकाल सकते थे। K क्या? 1/एप्सिलॉन नॉट उल्टा कर दो, तो उसको पूरे को घुमाऊंगा तो जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, और जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। ये K का विमीय सूत्र आ गया। तो इस हिसाब से हम बहुत सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने क्या पढ़ा हो, इसके अलावा हमने सर विभव पढ़ा था, सर विभव पढ़ा था। ये फिर उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबकी विमा निकाल सकते हो। वैसे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना, एक पन्ने पे निकाल लो और मुझे दिखा दो कि हाँ सर हमको निकालते आ गई है विमा, है ना। जैसे ई की विमा निकालते, तो ई क्या होता है? ई विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बल बटा आवेश। तो बल क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2 बटे में A T। तो क्या हो गया? ये हो गया सर M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। ये विद्युत क्षेत्र आ गया। विभव निकाल लो। विभव कैसे निकालोगे? विभव निकाल लो ऊर्जा बटा आवेश से। विभव क्या होता है? ऊर्जा बटा आवेश। ऊर्जा बटा आवेश। तो निकाल दो बेटा जल्दी से। क्या होगी? ऊर्जा क्या हो जाएगा सर? ऊर्जा, मेरे पास ऊर्जा है, कितना होगा? तो सर ऊर्जा के लिए लिख सकता हूं ML2 T माइनस 2 और आवेश के लिए हो जाएगा A इंटू टी। अरे तो टाइम पास में लगना चाहिए, तुम्हें सब कुछ निकालते बनना चाहिए। बोल दो कि सर बस बहुत हुआ आज के लिए। ML2 T माइनस 3 ML2 आ जाएगा ना यार बेटा। ML2 T माइनस 3 A माइनस 1। क्लियर है कहानी? तो इस तरीके से हम आसानी से बातें कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलो, और इसके अलावा और किसी निकालना चाहते हो बताओ? फ्लक्स की निकाल दो क्या? फ्लक्स की, चलो सर विद्युत फ्लक्स एक दो और निकाल लेते हैं। फ्लक्स निकाल लेते हैं और संधारित्र की निकाल लेते हैं जो हम पढ़ कर आए। फ्लक्स क्या होता है सर? फ्लक्स होता है E डॉट डी है, तो A इंटू ए कर लो, E इंटू ए कर लो। सॉरी E क्या है? E की मात्र विमा क्या निकली? M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1 और साथ ही साथ ये A क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है यार, है ना? तो देखा L2। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये हो जाएगा M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। आखिरी निकाल के दे रहा हूं। संधारिता, धारिता। तो धारिता के लिए क्या लिख सकते हो? Q बराबर CV। ठीक है, तो यहाँ पर धारिता के लिए लिखा था हमने Q बराबर CV। C के मात्रक निकालना है आपको। ये भी जेई में पूछा जा चुका है, JEE/NEET दोनों में पूछा जा चुका है कि संधारित्र या धारिता की विमा क्या होती है। जल्दी से बताइए क्या जवाब आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सर C के लिए निकालना है हमको, ये हो जाएगा Q बटा V। Q क्या है? Q है A इंटू टी। V के लिए निकाला भी हमने M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। देखो भैया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सर M1 L माइनस 2 L माइनस M1 माइनस 1 आएगा, L माइनस 2 आएगा। ये T जो है पलटिका के ऊपर चले जाएगा तो 4 बन जाएगा। ये भी पलटिका के ऊपर चले जाएगा तो 2 बन जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और भी निकालते रहेंगे, पर फिजिक्स में ही करेंगे हम। ठीक है, अब इसका हम यही खत्म करते हैं बेटा, है ना? मतलब पता चला तुमने भी दो टेबल भर लिए, है ना? तो उसके ऊपर अब हम नहीं जा रहे। चलो, अब हम विमीय जो विश्लेषण होता है, मतलब ये विमीय सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं, इसका विश्लेषण जो होता है, मतलब इसका क्या अनुप्रयोग होता है, क्यों कर रही है सब कुछ। तो उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग होता है किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। मतलब अगर तुझे विमीय सूत्र पता है तो मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हो, या इसके अलावा भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की विमाएं ज्ञात करना। ये जैसे अगर हमने एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करी, C की विमा ज्ञात करी, K की विमा ज्ञात करी। अभी किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना, है ना? कि जैसे CGS से MKS, MKS से CGS, के लिए हमने एक नियम पहले ही पढ़ लिया, एक और बार करके देख लेंगे। और साथ ही साथ दिए गई भौतिक संबंध में विमीय रूप की सत्यता की जांच करना, कि मतलब इस विमीय रूप से चीज सही है या नहीं है, और उसके बाद में नए संबंधों की स्थापना करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से ये होता है, जो अगर मैं बहुत बड़े लेवल पे बात करूं, साइंटिस्ट लोगों के लिए बात करूं, तो ऐसे बहुत सारी विमीय सूत्र है जिनको पता नहीं कहां से आया, है ना? ये बहुत सारी भौतिक सूत्र है जो को पता नहीं कहां से आया हमें, लेकिन वो विमीय रूप से स्थापित किए गए। तो इन सबको अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ हम अगली क्लास में देखेंगे और विमाओं के ऊपर और चर्चा करेंगे। दो आसान से सवाल क्विज के रूप में दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से इनका सॉल्यूशन बताइए। एक विमाहीन राशि का क्या हो सकता है? एक ऐसी राशि जिसके पास विमा नहीं है, उसके बारे में बताना है। 10 सेकंड का समय।
चलो ज्यादा ले लो थोड़ा सा, 10 सेकंड में दूसरा सवाल ही नहीं पढ़ पाएंगे हम। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। एक विमाहीन राशि मतलब जिसके पास विमा नहीं है, तो उसका मात्रक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल कोण, कोण की विमा नहीं है लेकिन मात्रक है ना, तो मात्रक कभी नहीं होता, गलत बात है, मात्रक तो होता है, विमा है तो मात्रक तो होगा ही होगा। सदैव मात्रक होता है, सदैव मात्रक होता है, हाँ सब सदैव मात्रक होता है, ये भी गलत हो गया है ना। और उसके बाद में मात्रक हो सकता है, हाँ मात्रक हो सकता है और मात्रक नहीं भी हो सकता है। उसके अंदर अस्तित्व नहीं है, ये तो बात ही गलत होगी कि जिसकी विमा नहीं है तो उसका अस्तित्व है ना। बस यहाँ पर अस्तित्व है, एग्जाम्पल इसका कोण, कोण के पास विमा नहीं है लेकिन उसके पास मात्रक हो सकता है ना। अब ऐसी भी हो सकती है जिनके पास विमा नहीं है और मात्रक भी नहीं है, हाँ हो सकता है। अरे ऐसा भी संभव है कि ऐसी भौतिक राशि जिसके पास विमा भी नहीं है, मात्रक भी नहीं है, बहुत सारी भौतिक राशि है ना। इसके बारे में भी हम कल जानकारी हासिल करेंगे। सोचना कि ऐसी कोई सी भौतिक राशि जिसके पास विमा भी नहीं है और मात्रक भी नहीं है, हाँ अनुपात जो होते हैं है ना, जैसे हमने बोला कि आपेक्षिक घनत्व, ये अनुपात, इसके पास ना तो विमा है ना तो मात्रक है, इसके बारे में भी कल चर्चा करेंगे। कोणीय वेग का विमीय सूत्र बताइए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, हमने किया अभी अभी, जल्दी से इसका जवाब बताओ। जहां 0 नहीं लिखा वहां पे 1 है ऑलरेडी पावर में, है ना। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। कोणीय वेग का विमीय सूत्र m0 L0 t-1 होता है, अभी हमने देखा था, है ना। कोणीय वेग क्या होगा, कोण बटा समय, थीटा बटा टी। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमने विमीय सूत्र समझ लिए क्या होता है, भौतिक राशियों की विमाएं जान ली कैसे निकालते हैं ना। इसमें सब में एम, एल और टी भौतिक राशियां होती है, मूलभूत राशियां है जिनके पदों में हमें सभी भौतिक राशियों के लिए हम बातें कर सकते हैं। और इनके लिए आपको ये भी सीखना होगा, पता होना चाहिए बस कि सूत्र क्या है, तो सूत्र से आप तोड़ मड़ोड़ के विमीय सूत्र जरूर दे सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते बेटा। आज काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए और हम हर बार की तरह होमवर्क ऐप में ही देख लेंगे और उसके बाद में अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों पर और चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज जिससे नीट में काफी बार सवाल आ चुके हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, एक सवाल दान कराते हैं, सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त